हाय एवरीवन, दिस इज दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट पे। आज हम लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को समझने की कोशिश करेंगे, जो आपका संविधानवाद का उदारवादी सिद्धांत है। ओके, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को समझते हैं कि इस पे आप कैसे आंसर लिख सकते हो और ये कॉन्सेप्ट क्या है। सो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाऊं, इसके पहले मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को रिकॉल कराऊंगी। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आपने अगर अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। ओके, सो हम रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टू बेटर अंडरस्टैंड कि भाई लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है यहाँ पर। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बेसिकली क्या है, इसमें 3 कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लिमिटेड गवर्नमेंट, टू प्रिवेंट द आर्बिट्री गवर्नमेंट एंड प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ पावर। तो ये लिमिटेड गवर्नमेंट की मीनिंग क्या होती है भाई? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का बेसिक फीचर्स होता है लिमिटेड गवर्नमेंट का होना। लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट के पास डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो लिमिटेड है। ओके, या एक्ट करने की, एक्शन लेने की, पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने की जो पावर है वो लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब कि जो गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है वो एक दायरे में रहकर डिसीजन लेगी। तो इसका जस्ट अपोजिट होता है नॉट ऑब्सोल्यूट गवर्नमेंट। मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट अगर नहीं होगी तो कैसी गवर्नमेंट होगी? ऑब्सोल्यूट गवर्नमेंट होगी, ऐसी गवर्नमेंट जिसके पास ऑब्सोल्यूट पावर होगी। बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में ऑब्सोल्यूट गवर्नमेंट नहीं होती है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में लिमिटेड गवर्नमेंट होती है, मतलब उसके पास लिमिटेड पावर्स होती हैं। और ये लिमिटेशंस किसके द्वारा लगाई जाती हैं? ये लिमिटेशंस लगाई जाती हैं फॉर एग्जांपल रिटन डॉक्यूमेंट्स, जैसे इंडिया में फॉर एग्जांपल जो हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, उसके द्वारा लगाई जा सकती हैं। कुछ एक्ट्स होंगे, कुछ कस्टम्स होंगे, कुछ जो ट्रेडिशंस होंगे, ओके, उनके द्वारा लिमिटेशंस लगाई जाती है। फंडामेंटल राइट्स होंगे, उनके द्वारा लिमिटेशंस लगाई जाती है कि भाई इन चीज़ों को आप वायलेट नहीं कर सकते हो, इनके अगेंस्ट में जाकर आप डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। तो एक कुछ सर्टेन प्रोसीजर्स होगा, सर्टेन जो प्रोटोकॉल्स होंगे वो फॉलो करने होंगे। और इस तरीके से गवर्नमेंट के पास ऑब्सोल्यूट पावर नहीं होती है टू टेक द डिसीजंस। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का कंसेप्ट क्या हो गया? लिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेड पावर्स होना रिगार्डिंग टू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। गेटिंग इट? नेक्स्ट है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का नेक्स्ट बेसिक फीचर होता है प्रिवेंट आर्बिट्री गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का बेसिक मतलब ये है। सो आर्बिट्री गवर्नमेंट्स वो होती है जो क्या करती है? अनरिस्ट्रेन्ड पावर है, अनरिस्ट्रेन्ड गवर्नमेंट्स, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए गए, ना तो किसी अथॉरिटी के द्वारा, ना ही किसी इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, ना ही किसी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। जबकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में हमें इस आर्बिट्री गवर्नमेंट को रोकना है, हमें गवर्नमेंट को आर्बिट्री गवर्नमेंट नहीं बनने देना है, और इसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट पे लगाए जाते हैं। अब इसके बहुत सारे, जैसे रूल ऑफ द लॉ हो सकता है, सेपरेशन ऑफ द पावर हो गया कि भाई आपको अपनी ही ज्यूरिडिक्शन में रहकर काम करना है। रूल ऑफ द लॉ, जो लॉ जो बनाया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको रन करना है। और अगर आप आर्बिट्री गवर्नमेंट की तरह बिहेव करेंगे तो चेक एंड बैलेंस के लिए जुडिशरी बैठी है, वो आपके खिलाफ एक्शन लेगी। तो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में हमने क्या बनाना है? एक रेस्ट्रेन्ड गवर्नमेंट, एक हमें जो गवर्नमेंट है उसको आर्बिट्री नहीं बनने देना। सेकेंड है प्रिवेंट द अब्यूजेस ऑफ द पावर। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बेसिक फिलॉसफी ये है कि जो गवर्नमेंट है, जो रूलर्स हैं, वो अपनी पावर एंड अथॉरिटी का अब्यूज ना कर पाएं, मिस यूज ना कर पाएं, कोई ऐसा अनलॉफुल एक्ट ना लाएं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, जो कस्टम एंड ट्रेडिशंस फॉलो किए गए हों उसके खिलाफ हो, गेटिंग इट, या रूल ऑफ लॉ के खिलाफ हो। तो हमें गवर्नमेंट को या रूलर को जो उसको पावर दी गई है उसकी पोजीशन या अथॉरिटी के अकॉर्डिंग, उसको अब्यूज ना कर पाए, वो ऐसा एक सिस्टम बनाना है, ऐसा एक मैकेनिज्म डेवलप करना है। सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ द पावर, मतलब अनलॉफुल एक्ट गवर्नमेंट ना ले पाए, ऐसी व्यवस्था करना। अनलॉफुल एक्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जीक्यूशन ऑफ द माइनॉरिटीज हो गया, तो ये अनलॉफुल एक्ट हो गया ना, या लोगों के फंडामेंटल राइट्स या ह्यूमन राइट्स को वायलेट करना, ये अनलॉफुल एक्ट हो गया।
ओके तो ये बेसिक मीनिंग है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की। एक हम छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे मैं इंडिया का एग्जांपल लूँगी, जैसे रूलर्स या गवर्नमेंट के पास पावर टू चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग, पावर टू चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है, उससे रिगार्डिंग कुछ पावर्स होती हैं लेजिस्लेचर्स को। ओके तो अब हमें इंडिया का एक केस आपको याद होगा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 में, जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया था। जो NJAC था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट, इसके तहत क्या डिसीजन लिया गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट्स होती है, इसका एक सर्टेन मैकेनिज्म्स गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया इस बिल में, कि इस मैकेनिज्म के थ्रू हम जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको अपॉइंट करेंगे। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन क्या है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी का। तो क्या गवर्नमेंट या जो रूलर्स हैं, इंडियन गवर्नमेंट है, क्या वो इसको चेंज कर सकते हैं? भाई कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की पावर है, बट हमारे पास लिमिटेड गवर्नमेंट है। ऐसा नहीं है कि सारे जितने भी जो प्रोसीजर्स हैं कुछ भी चेंज कर दे कॉन्स्टिट्यूशन में, नहीं। ओके इसके लिए हमारे यहाँ पर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी। बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी के तहत गवर्नमेंट पर कुछ लिमिटेशंस लगाई गई कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फंडामेंटल फिलॉसफी है, उसको आप नहीं चेंज कर सकते हो। दो कि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की पावर है, आर्टिकल 368 के तहत आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक दायरे में रहकर। बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी के तहत आप कुछ सर्टेन फंडामेंटल फिलॉसफी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसको चेंज नहीं कर सकते। अगर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की पावर हो, कोई लिमिटेशन ना लगाई जाए, तो फिर वो तो ऑब्सोल्यूट गवर्नमेंट हो जाएगी ना। फिर तो गवर्नमेंट अब्यूज करेगी अपने पावर को। इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जगह कहेगी भाई हम तो डिपेंडेंट जुडिशरी बना देंगे, हम फंडामेंटल राइट्स को हटा देंगे, हम जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है उसको हटाकर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ला देंगे। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म फिलॉसफी काम करती है कि भाई हमें गवर्नमेंट पर लिमिटेशंस रखनी है, गवर्नमेंट को रोकना है कि वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना कर पाए। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पर NJAC कि किस तरीके से जुडिशरी ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट को रोका। जो जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है जुडिशरी के पास, उसके तहत इंडिपेंडेंट जुडिशरी के कंसेप्ट को उन्होंने सेव किया। अदरवाइज तो गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज करके ऑर्बिटरी मैनर पे एक्ट करके क्या करती, इंडिपेंडेंट जुडिशरी को डिपेंडेंट जुडिशरी बना देती। समझने के लिए है आपको ये, ओके दो कि ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि हमने डिपेंडेंट जुडिशरी बनाना है, आपको मैं समझाने के लिए ये चीज़ बता रही हूँ। ओके तो जो NJAC एक्ट के जो प्रोविजंस थे, वो जुडिशरी को लगा कि नहीं ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी के खिलाफ है और इसलिए ये एक अनलॉफुल एक्ट है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल के खिलाफ है, इसलिए उन्होंने इसे रिजेक्ट किया बाय यूजिंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। समझ में आया? और इसके तहत हमने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को यहाँ पर एक तरीके से प्रैक्टिस किया। गेटिंग इट? तो इसके तहत आप इसे समझा देना। तो आप एक और स्कॉलर का यहाँ पर नाम यूज कर सकते हो, केनेथ कल्प डेविस का, जो अपनी बुक है डिस्क्रिशनरी जस्टिस 1969 पे, जिसमें इन्होंने 3 मेथड्स बताए थे कि किस तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक लिमिटेड गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो लिमिटेड गवर्नमेंट के इन्होंने 3 मेथड्स बताए थे। पहला है कन्फाइनिंग। कन्फाइनिंग का मतलब होता है कि भाई बाउंड्रीज सेट कर देना, जिसे हम ज्यूरिडिक्शंस कहते हैं। बाउंड्रीज सेट कर देना कि भाई ये आपकी बाउंड्रीज हैं, इसमें रहकर ही आप डिसीजंस ले सकते हैं। आप जैसे ही इस बाउंड्रीज को क्रॉस करोगे, इसके बाहर जाओगे, वो अनलॉफुल एक्ट हो जाएगा या अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट हो जाएगा या आपकी ज्यूरिडिक्शन से बाहर है। इसके बाहर आप नहीं सब्जेक्ट्स पर लॉ बना सकते हैं, इसके बाहर प्रोटोकॉल नहीं है आपका लॉ बनाने का। ओके सो कन्फाइनिंग, बाउंड्रीज सेट करना, इसके तहत आप लिमिटेड गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर सकते हो। फिर स्ट्रक्चरिंग, मतलब ऐसे मेथड एंड प्रोसीजर्स की या मैकेनिज्म्स को डेवलप करना जिसके थ्रू ही आप
चीज़ें कर सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब अमेंडमेंट किया जाता है तो एक सर्टेन प्रोसीजर है ना अमेंडमेंट करने का, कि भाई पहले एक बिल लाया जाएगा लोकसभा में या राज्यसभा में, फिर दोनों हाउसेस से वो सेपरेटली पास होना चाहिए एक स्पेसिफिक मेजॉरिटी के साथ में, फिर जो प्रेसिडेंट है उसका एसेंट आना चाहिए, फिर वो जुडिशियल रिव्यू में भी खरा उतरना चाहिए। तो एक प्रॉपर मैकेनिज्म और मेथड या प्रोसीजर है। ओके तो स्ट्रक्चरिंग एक मेथड है कि भाई गवर्नमेंट इस प्रोसेस को फॉलो करके अगर लॉ बनाएगी या डिसीजन ले रही है तभी वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन होगा, ये अदरवाइज वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। तो स्ट्रक्चरिंग करके आप जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रैक्टिस कर सकते हो, एक लिमिटेड गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर सकते हो। थर्ड है चेकिंग, एक ऐसी मैकेनिज्म डेवलप करना जिसको हम चेक एंड बैलेंसेस कहते हैं। चेक एंड बैलेंसेस का सिंपल मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन्स या अथॉरिटी पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर को अवॉइड करना है। तो आपने सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जिसमें जुडिशरी राइट या लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में एक सेपरेशन ऑफ द पावर होती है और फिर उसमें चेक एंड बैलेंस होता है। भाई जुडिशरी देखेगी कि भाई एग्जीक्यूटिव कहीं अपने दायरे को क्रॉस तो नहीं कर रही है, या जो एग्जीक्यूटिव है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है इंडियन पार्लियामेंट के सामने ना। तो एक तरीके से चेक एंड बैलेंस बनाया गया है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन को, पर्टिकुलर अथॉरिटी को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पावर ना हो जाए, क्योंकि अगर ऑब्सोल्यूट पावर हो गई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पावर एक ही अथॉरिटी को दे दिया जाएगा तो वो मिसयूज करेगी, अब्यूज ऑफ द पावर करेगी, आर्बिट्री मैनर पे बिहेव करेगी, तो ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो जाएगा। तो ये 3 मेथड केनेथ कल्प डेविस ने बताए जिसके तहत हम एक लिमिटेड गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को प्रैक्टिस करते हैं। तो ये आप मेंशन कर सकते हो। तो आई होप कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है इसका बेसिक आइडिया लग गया आपको। तो अभी हम नेक्स्ट समझते हैं व्हाट इज लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आपका जो संविधानवाद का उदारवादी सिद्धांत है, ये क्वेश्चन में पूछा भी गया है। तो यहाँ पर 2 टर्म है, एक है लिबरलिज्म, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म समझ में आया आपको, लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है। लिबरलिज्म का बेसिकली मतलब होता है जहां पर इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रायोरिटी दी जाती है ओवर द इक्वालिटी। ओके जहां पर इंडिविजुअल लिबर्टी मोर इंपॉर्टेंट है, इसको प्रायोरिटी दी जाती है। तो अब ये 2 कंसेप्ट को एक जगह लाना कैसे? तो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक वो गवर्नमेंट का टाइप है जो बेसिकली जिसका मतलब होता है प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम्स। ओके और इसमें बहुत सारे फीचर्स आ जाएंगे जैसे लिमिटेड गवर्नमेंट, रूल ऑफ द लॉ, सेपरेशन ऑफ द पावर। सो लिबरलिज्म कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में हम 1 by 1 समझेंगे कि ये क्या चीज़ है। पहला हम राइट्स एंड फ्रीडम वाला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स है गवर्नमेंट की जो पावर है वो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। और ये रिस्ट्रिक्टेड कैसे होती हैं? बहुत सारे इंडिविजुअल राइट्स दिए जाते हैं, फ्रीडम्स दिए जाते हैं और ये इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम्स गवर्नमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस रखते हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशंस। ये क्या है? गवर्नमेंट की पावर्स पर रिस्ट्रिक्शंस रख रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेगी जो इन फंडामेंटल राइट्स या फंडामेंटल जो फ्रीडम्स है इंडिविजुअल की उसके खिलाफ होगा। ओके तो जैसे कि राइट टू फ्रीडम जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, गवर्नमेंट इसके खिलाफ कोई डिसीजन नहीं ले सकती क्योंकि ये गवर्नमेंट पे लिमिटेशन रख रहा है। इस तरीके से हम एक सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस भी इंश्योर करते हैं ताकि कोई भी ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट पावरफुल ना बन पाए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पावर ना हो पाए। हमने देखा 3 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, और इन तीनों के बीच में एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस एस्टैब्लिश किया जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर्स आ जाता है लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ बेसिक फीचर है आपका और ये बात करता है कि जो गवर्नमेंट है उसे हमें ये देखना है कि वो अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स एंड मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग एक्ट करे। कोई भी इंडिविजुअल्स, इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इवन रूलर्स, दे आर नॉट द अबव द लॉ, दे आर सब्जेक्ट टू द लॉ। मतलब ये लॉ के ऊपर नहीं है, ये भी लॉ के दायरे में ही आते हैं। ओके सो इन हमें गवर्नमेंट को जो एक्शन लेगी, एक्ट करेगी, डिसीजंस लेगी, इन अकॉर्डेंस विद द लॉ लेगी।
ओके लॉ, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यही देखा ना कि रूल ऑफ लॉ के तहत हमने एक चीज देखी थी, किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कोई गवर्नमेंट डिसीजंस नहीं ले सकती है। जैसे कि मान लीजिए राइट टू प्रॉपर्टी एक जो लीगल राइट है लोगों को, उसके तहत उसको एक जो गवर्नमेंट लोगों की प्रॉपर्टी लेगी तो वो एक इस्टेब्लिश्ड जो प्रोसीजर्स है उसके तहत लेगी। ओके और इसी तरीके से मान लीजिए इंडिविजुअल्स के कोई क्राइम करता है तो उसका सेटलमेंट होगा, जो उसके अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शन जो लिया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा, वो एग्जीक्यूट किया जाएगा, वो भी एक सर्टेन प्रोसीजर के तहत लिया जाएगा। ओके तो रूल ऑफ लॉ में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी। थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर्स आ जाता है लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, सेपरेशन ऑफ द पावर। सेपरेशन ऑफ द पावर, जो गवर्नमेंट की 3 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं उनके बीच में जो पावर का जिस तरीके से डिवीजन है, ज्यूरिडिक्शंस का डिवीजन है, जो तीनों ब्रांचेस हैं इनकी अपनी डिस्टिंक्ट पावर्स हैं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एग्जीक्यूटिव की अपनी पावर्स हैं टू एग्जीक्यूट द लॉ या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ, लेजिस्लेचर जो लॉ फॉर्मुलेट करती है, जुडिशियल मतलब जो एडजुकेट करती है, अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता है इन लॉज पे तो उस पर जजमेंट देना। ओके और इस तरीके से हम इसमें प्रॉपर चेक एंड बैलेंस की मैकेनिज्म इस्टेब्लिश की गई है, जिससे कि कोई एक सिंगल ब्रांच या ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट पावरफुल ना हो पाए। और इस तरीके से हम देखेंगे कि जो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसका मेन एम क्या है, टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम्स, और इंश्योर करना है कि जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल रहे, ट्रांसपेरेंट रहे और कन्फाइंस ऑफ द लॉ, जो हमने लॉ बनाए गए हैं, इस्टेब्लिश किए गए हैं, उसके दायरे में रहकर ऑपरेट करे, डिसीजंस ले। मॉडर्न डेमोक्रेसीज की एक इम्पॉर्टेंट या फंडामेंटल गवर्नेंस फिलॉसफी होती है लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, और ये अथॉरिटेरियनिज्म गवर्नमेंट या टायरनी गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा सेफ गार्ड है कि जो गवर्नमेंट है वो अनलॉफुल ना हो जाए, वो मिसयूज ऑफ द या अब्यूज ऑफ द पावर ना करे। ओके तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि आपको लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की मीनिंग यहाँ पर समझ में आई होगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूँगी सोशल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कंसेप्ट है उसे समझाने की कोशिश करूँगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।